Good morning, students. Myself Rohit Jangda, and I am working as a PGT Geography in Suraj School, Rewari. And now, today we discuss about the landforms created by the glacier. ठीक है, तो जैसा कि बेटा आपको पता है कि लास्ट इसकी जो वीडियो थी उसके अंदर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ द शेप क्रिएटेड बाय द ग्राउंड वाटर और इंटरनल वाटर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अब फिर दोबारा से आपकी ग्लेशियर आपकी किस तरह से आपकी कौन कौन सी फीचर्स जो हैं उनको क्रिएट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ग्लेशियर क्या है, किस तरह से जो आपकी माउंटेन्स के ऊपर जो बर्फ़ की बड़ी बड़ी चादरें होती हैं, ठीक है, और जो धीरे धीरे मूव करती हैं उनको कहा जाता है ग्लेशियर। Masses of ice moving a sheet over the land, continental glacier or pediment glacier. If a vast sheet of ice is spread over the plains at the foot of mountains or at line flow down the slope of the mountains is broad trough like valley. Mountains and valley glacier are called ग्लेशियर। ठीक है, ये आपकी ग्लेशियर की डेफिनेशन है कि ग्लेशियर क्या है। तो सीधा सा सिंपल सी लैंग्वेज में मैं कहूँ तो आपकी जो चद्दर होती हैं बर्फ़ की और पहाड़ों के ऊपर वैली के अंदर जब वो ऊपर से नीचे की तरफ चलती हैं तो उनको कहा जाता है आपका ग्लेशियर। ठीक है, उसके बाद है अब इसके अंदर जो फॉर्म्स क्रिएट होती हैं उसके अंदर सबसे पहली जो फॉर्म है वो आपकी सर्क। ठीक है, सर्क क्या है, देखिए सर्क जो है वो बहुत कॉमन सी फॉर्मेशन है। ठीक है, सबसे पहले ये कहूँ मैं आपको कि सबसे पहले जो क्रिएट होने वाली फॉर्म है वो आपकी सर्क है, और ये किसी भी ग्लेशियर वैली के टॉप के ऊपर आपको मिलती है। और these accumulated ice cuts these cirque while moving down the mountain top. They are deep, long, and wide through the basin, with very steep concave to vertical dropping high wall at the head as well as side. A lake of water can be seen quite often with the cirque after the glacier disappears. Such lakes are called cirque or टॉन लेक्स। ठीक है, साइड की जो हैं जो आप अगर आप बुक के अंदर देखोगे, आपके पास बुक है तो उसमें समझोगे बेटा आप कि सर की सीधी सी आपको सिंपल सी उसके अंदर दिखाई गई है फॉर्मेशन फिगर दिखाया गया है, जिसके अंदर आप देखते हो कि किस तरह से सर्क जो है आपकी साइड की वॉल जो है वो धीरे धीरे कटती जाती है आपकी ऊपर की जो ग्लेशियर है उसके मूवमेंट की वजह से। ठीक है, और उसी को आपका कहा जाता है सर्क। ठीक है, अब उसके बाद दूसरी है हॉर्न। देखिए जब सर्क जो शेप है वो दोनों तरफ क्रिएट होने लगती है, दोनों तरफ से जब कट होने लगता है और बीच में एक पहाड़ की तरह एक टुकड़ा सा एक 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 इस तरह की आपको शेप दिखाई देती है जो पीक की तरह लगे। ठीक है, तो उसको आप कहते हो लेग्स, या सॉरी आपका हॉर्न। ठीक है, जो एक सींग की तरह आपको दिखाई देता है। ये आप ये कह सकते हो कि जो आपका हॉर्न है ना वो दो सर्क जो है उनको डिवाइड करने के लिए बीच में होता है। ठीक है, कि उधर भी एक सर्क है इधर भी एक सर्क है और उन दोनों के बीच में एक हॉर्न है। ठीक है, उसके बाद है progressive erosion and turn into serrated or saw-toothed ridge, sometimes referred to as arêtes, with very sharp crest and zigzag outline। उसके बाद आपकी जो ये हॉर्न है ये कई बार एक पूरी शेप के अंदर दिखाई देने लगते हैं, बीच में एक सर्क फिर एक हॉर्न फिर सर्क फिर हॉर्न फिर सर्क, इस तरह से एक पूरी शेप क्रिएट हो जाती है। उसके बाद है बात आपकी मोरेन्स। व्हाट डू यू मीन बाय मोरेन्स? मोरेन्स जैसे आप एक आपको ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आपका जो ग्लेशियर है प्लेन के अंदर, तो आप ये शेप देख के अंदर जो फिगर है इसके अंदर ही आप समझ सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद मोरेन्स क्या होते हैं? ग्लेशिएटेड वैली आर ट्रफ लाइक एंड यू शेप्ड। ठीक है, यू शेप्ड होती हैं। देखो ग्लेशियर जो से वैली क्रिएट करेगा या जो शेप क्रिएट करेगा वो आपकी यू शेप्ड होगी, और इसके अलावा जो आपका रिवर जो शेप क्रिएट करेगी वो आपकी वी शेप्ड होगी। दोनों के अंदर ये बड़ा एक डिफरेंस है। विद द ब्रॉड फ्लोर्स एंड अल्टर रिलेटिवली स्मूथ and steep sides. The valley may contains littered debris or debris shaped as moraines with swampy appearance. They may be lakes ground out of rocky floor or formed by debris. With the valleys, there can be a hanging valley.
ठीक है। ये हैंगिंग वैली जो है ये एक शेप होती है जो दिखाई देती है इस तरह से लटकती हुई। आपकी ऊपर से जो ग्लेशियर की जो पतली पतली शेप की इस तरह से बर्फ़ आती है और नीचे उनसे आके जुड़ जाती है नीचे की वैली से, यू शेप वैली से। तो जो यू शेप वैली है वो इस तरह की दिखाई देती है कि वो ऊपर की जो वैली है उससे जुड़ी हुई है या उससे लटकी हुई है, ठीक है। उसके बाद है डिपोजिशनल, ये आपका एट द एलिवेशन ऑफ वन ऑफ द बोथ साइड ऑफ द मेन ग्लेशियर वैली द फेसेस ऑफ डिवाइडेड ऑफ spurs of such hanging valley opening into main glacial valleys are quite often truncated to give them an appearance like triangular facts. Very deep glacial trough filled with sea water and making offshore line as called fjords. Fjords at the Norway coast। देखो, आपकी जो फियोर्ड्स होते हैं जब ग्लेशियर मूव करता हुआ ओशन के अंदर बहुत आगे तक चला जाए पानी के अंदर, तो वो उसमें काफ़ी अंदर तक एक यू शेप वैली क्रिएट कर देता है। और इस तरह की जो शेप क्रिएट होती हैं उसको कहा जाता है आपके फियोर्ड्स। फियोर्ड्स नाम जो है वो नॉर्वे कोस्ट से आया है कि नॉर्वे कोस्ट के ऊपर इन वैलीज़ को आपका फियोर्ड्स कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है आपका डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, कि जो आपकी लैंडफॉर्म्स हैं वो डिपोजिशन जब होता है तो उसके अंदर किस तरह की क्रिएट होती हैं। The unassorted coarse and fine debris dropped by the melting glacier is called glacier till. The rock fragment until are angular to subangular in form. Streams from by melting ice at the bottom side or lower ends of glacier. Some amount of rocks debris small enough to carried by such melt water streams is washed down and deposit. Such glacioflual deposits are outwash deposits, ठीक है। तो ये आपका डिपोजिशनल वर्क है, किस तरह से आप ये पूरी शेप है इसके अंदर आप देख सकते हो कि आपकी जो डिपोजिशनल वर्क है वो किस तरह से ग्लेशियर कहाँ कहाँ पे किस तरह से आपका ग्राउंड मोरेंस भी दिखाई दे रहा है, आपको केम्स दिखाई दे रहे हैं इस पूरे फिगर के अंदर, ठीक है। उसके बाद है आपका टाइप ऑफ मोरेंस, ठीक है। दे आर लॉन्ग रिज ऑफ डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियल टिल। टर्मिनल मोरेंस आर लॉन्ग रिज ऑफ डेब्रिस डिपोजिटेड एट द एंड ऑफ द ग्लेशियर्स। lateral moraines from long form along the sides parallel to the glacier valleys. The lateral moraines may join a terminal moraines forming a horseshoe shaped ridge। ये सीधा सा सिंपल सा बेटा है कि आपकी जो जैसी जैसी उसकी शेप है वैसा वैसा उसको नाम दिया गया है, जिसके अंदर आपका लेटरल मोरेंस है, ग्लेशियर मोरेंस है, ग्राउंड मोरेंस है, ठीक है। और इसके अलावा आपका मेडियल मोरेंस है। उसके बाद है आपका एस्कर। देखिए यहाँ पे बोलने की बजाय या नाम लेने की बजाय अगर आप इनको बुक के अंदर सीधा सा इनकी फॉर्मेशन जब देखोगे तो आपको वहाँ से अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर ऐसी शेप हो तो इसको एस्कर कहा जाता है, ऐसी हो तो उसको मोरेन कहा जाता है, ऐसी शेप हो तो उसको हैंगिंग वैली कहा जाता है। तो वहाँ से आप ये क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के बाद मैं आपको एक फिगर एक पिक्चर भेजूँगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको ये समझना है कि किस तरह से ये जो शेप हैं ये क्रिएट होती हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका आउटवॉश प्लेन और उसके बाद है ड्रमलिन। देखिए ड्रमलिन आर स्मूथ ओवल शेप्ड रिज लाइक फीचर्स कंपोज्ड मेनली ऑफ ग्लेशियल till with some masses of gravel and sands. The long axes of drumlin are parallel to the direction of ice movement. They may measures up to 1 kilometer in length and 30 meter or so is height. One end of the drumlin facing the glacier called Stossant is blunter and steeper than the other and called tail। एक तरफ का जो इसका हिस्सा जो है वो चौड़ा हो जाता है, या एक इसको हिंदी में कहा जाता है भेड़ पीठ सैल, ठीक है। तो इसको अगर मैं आपको बताऊं तो एक तरफ इसको ऐसा लगता है जैसे भेड़ जो बैठी होती है तो पीछे का जो हिस्सा है वो बिल्कुल स्लिपरी लगता है, ठीक है, वो उसकी पूंछ की तरह लगता है।
तो एक हिस्सा आपको इस तरह से उसका प्लेन होता हुआ बिल्कुल नीचे स्लिपरी लगेगा, और दूसरा जो है वो उसके आगे की थू की तरफ आपको दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद है कोस्टल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल लैंडफॉर्म्स आपकी वो हैं जहाँ पे ग्लेशियर ओशन के नज़दीक हैं, और वो ओशन के अंदर एंटर करते हुए जो शेप क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो आपकी कोस्टल हैं। इसके अंदर हाई रॉकी जो कोस्ट है, कोस्टल लैंडफॉर्म्स। ओके, ये जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स हैं ये आपकी वो लैंडफॉर्म्स हैं जो, मैं सीधा सा सिंपल सा आपसे कहूँ, जो वेदर द कोस्ट एडवांसिंग एमर्जिंग सीवार्ड्स ऑफ रिट्रीटिंग सबमर्ज landforms assuming sea level to be content, two type of coast and consist to explain the concept of evolution of coastal landforms. First one is high rocky coasts, submerged coast. उसके बाद है low smooth and gentle sloping sedimentary coast, emerge कोस्ट। इसके अंदर एक तो है जहाँ पे आपकी रॉक्स हैं वहाँ पे क्रिएट होती है, और दूसरा है कि आपकी जो यहाँ पे आपका ये कहूँ मैं कि बीच की तरह जो आपकी सैंड्स होती हैं, ठीक है, वो जो सैंड है वो जो क्रिएशन होता है वो आपकी क्या है, अलग फॉर्म्स होते हैं। तो दोनों की तरफ आप देखोगे कि दोनों जो लैंड फॉर्म्स हैं वो अलग अलग टाइप से क्रिएट होंगे। ठीक है, उसके बाद है अलोंग द हाई रॉकी कोस्ट द रिवर अपीयर टू हैव बीन drawn with highly irregular coastline. The coastline appears high indented with extension of water into the land where glacier valley fjords are present. ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि आपकी जो fjords है जो हमने उसके अंदर पढ़ा था अभी ग्लेशियर के अंदर, वो भी आपको इसी जगह पे मिल जाती हैं ओशन के अंदर। उसके बाद है अलोंग हाई रॉकी कोस्ट वेव ब्रेक विद द ग्रेट फेस अगेंस्ट द लैंड शेपिंग द हिल sides into cliff with the constant pounding by waves. The cliffs recede, leaving a wave cut platforms in front of the sea cliff. तो बैरियर बार्स है, स्पिट है, लेगून है, ठीक है, उसके बाद है कोस्टल प्लेन। तो ये सारे नाम हैं जो इसके अंदर आप इस वीडियो में वैसे भी देख के इसको समझ सकते हो कि सिर्फ सीधा सा क्या है, बैरियर बार विच गेट्स कीड अप टू द हैंडल्ड ऑफ ए बे इज कॉल्ड स्पिट। ठीक है, अभी मैं आपको फिर वही बात कह रहा हूँ कि मैं आपको एक फ़ोटो भेजूंगा जिसके अंदर ये जो शेप है, ये फिगर से अगर आप देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन सी शेप जो है वो आपकी स्पिट कहलाएगी, लेगून कौन सी कहलाएगी, और ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें जो पहला है वो है लो सेडिमेंट्री कोस्ट। देखो, लो जो सेडिमेंट्री कोस्ट है उसके अंदर है अलोंग लो सेडिमेंट्री कोस्ट द रिवर अपीयर्स टू एक्सटेंड देयर लेंथ बाय बिल्डिंग कोस्टल प्लेन्स एंड डेल्टाज। द कोस्ट लाइन अपीयर smooth with occasional inclusion of water in the form of lagoon and tidal creeks. The land slopes gently into the water marshes and swamps may abound along the coast. Depositional features dominates with waves break over gently sloping sedimentary coast. The bottom sediments get churn and move readily building bars barriers bars pits and lagoons। उसके बाद है आपका इरोजनल लैंडफॉर्म्स। आप ये सारी की सारी जो है ना यहाँ से वेव टेरेस या सारी की इनसे पढ़ने की बजाय और इस फिगर को आप देख सकते हो कि ये जो आपकी शेप है, जो इरोजनल फीचर्स वेव हैं ये है। ठीक है, इसके अलावा आपकी जो ऊपर की जो शेप थी, जो लो सेडिमेंट्री कोस्ट थी, उनके लिए भी मैं आपके पास पिक्चर भेज दूंगा, लेकिन उससे पहले आप ये देख सकते हो कि ये जो आपकी इरोजनल फीचर्स ऑफ वेव हैं, ठीक है, किस तरह से ये आपका बीच है, ये आपकी सी आर्क है जिसके अंदर बीच में आपका हॉल देख रहे हो, उसके बाद वो उधर आपका सी क्लिफ है। ठीक है, यहाँ पे आपकी सी स्टार्क है जो बीच में हिस्सा हुआ है, ये टेम्बूज हैं। ठीक है, ये आपकी सारी फॉर्म्स हैं जो इस तरह से क्रिएट होती हैं। उसके बाद है डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, बीच एंड ड्यून्स। देखिए, डिपोजिशनल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे वेव हो, चाहे आपकी रिवर हो, चाहे आपका ग्लेशियर हो, वो जब आपके पार्टिकल जो सैंड्स हैं वहाँ पे डिपॉजिट कर दे और वहाँ से जो शेप क्रिएट हो वो आपकी क्या कहलाती है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। और इसके अंदर आपका क्या है, बीच एंड ड्यून्स,
ठीक है, जो बीच है या उसके नज़दीक जो छोटे छोटे साइज़ के जो ड्यून्स हैं वो हैं, वो आपके सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, बीच एंड ड्यून्स के अंदर। उसके बाद है बार, बैरियर एंड स्पिट। ये बार है चाहे बैरियर्स है चाहे स्पिट है, शेप एक तरह की होती है, इनके साइज़ के अंदर जो फ़र्क होता है उसी के बेसिस पे इसको बार्स, किसी को बैरियर और किसी को स्पिट कहा जाता है। ये आप देख सकते हो, देखो ये शेप है, ठीक है। ये इधर आपका जो सी वेव्स हैं उसके हिसाब से किस तरह की जो आपकी शेप क्रिएट हो रही है वो इस तरह से आपको समझाया गया है। ये है आपके डिपोजिशनल फीचर्स ऑफ द सी वेव्स, और इधर है आपका ये डिपोजिशन की वजह से जो शेप बाद में क्रिएट हो रही है उसके बाद फाइनल। ठीक है बेटा, अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि शेप क्रिएटेड बाय द विंड। तब तक के लिए थैंक यू।